हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले मैं 70 क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, प्लीज़ गो एंड वॉच। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। This could all be over. Shattered glass everywhere. Tears of rage. Waiting for the rain. क्वेश्चन नंबर 121, भाषा शिक्षण का संप्रेक्षण परक उपागम, मतलब जो कम्युनिकेटिव स्किल्स वाला जो भाषा शिक्षण के लिए है वो क्या करता है। तो संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा का प्रयोग निषेध करता है, बोलना कौशल पर बल देता है, या भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। तो संप्रेक्षण परक उपागम से मतलब होता है कि जो कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो ये भाषा प्रयोग के संदर्भ में हमारी कुशलता पर बल देता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए कि ये किसी भी भाषा के संदर्भ में हमारी कुशलताओं पर बल देता है। इसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 122, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है। तो ये ध्यान रखना नहीं है पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है या फिर भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है। ये बात तो सही है, भाषा सीखने के लिए आप सारे विषयों का अध्यापन आपको सहायता करता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा अर्जन आप नेचुरली करते हो और भाषा का अधिगम लर्निंग यानी वो आप नियमों के द्वारा करते हो। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर अधिक बल रहता है। ये बिल्कुल गलत है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धताओं पर बल नहीं रहता, बल्कि बोलने चालने की जो कुशलता है, हमारा भाषा के प्रयोग करने की जो कुशलता है उस पर ज़्यादा अधिक बल रहता है। प्रश्न नंबर 123, LS वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन भाषा को निर्धारित करता है या भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा एक अर्जित योग्यता है या भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। तो एल वाइगोत्स्की ने ये वाला स्टेटमेंट भी नहीं कहा है, ना उन्होंने कहा कि चिंतन भाषा को निर्धारित करता है और ना ही भाषा एक अर्जित योग्यता है, ये भी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा और चिंतन दोनों अलग अलग स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 124, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि मतलब जो हमारे लोकगीत यानी कि सामान्य आसपास की जो बोलचाल की भाषा के गीत हैं उनको भाषा की कक्षाओं में स्थान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? लोकगीत गाए जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं अगर कोई चीज़ गाई जा सकती है इसलिए हम उसको कक्षा में स्थान देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। जहाँ पर भी केवल आए तो उस ऑप्शन का आपको छोड़ ही दो, क्योंकि केवल एक ही चीज़ पे बेस पे हमारी कोई भी हम धारणा नहीं बनाते, इसलिए ये तो वैसे ही गलत होगा। उसके बाद है, इससे बच्चे सांस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं या फिर लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ लोकगीतों को बढ़ावा देना नहीं होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होंगे। क्या होंगे कि उनके आसपास में जो लोकल लैंग्वेज है या लोकल कल्चर है उसकी जो क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में वो जानेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 125, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। बहुसांस्कृतिक आप समझते होंगे जहाँ पर एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे कक्षा में उपस्थित हों। तो भाषा सीखने के संदर्भ में क्या उचित है, एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। भाषा सीखने के लिए नियमों से कोई भी रिलेशन नहीं है। उसके बाद है, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की
सहज स्थिति बन सके, हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके और ऑप्शन क्या हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जा सकती है, ये तो बिल्कुल गलत है। बलपूर्वक हम बच्चों में कोई भी चीज़ विकसित नहीं करते हैं। इसके बाद है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, ये भी गलत होगा। पुस्तकों का निर्माण करो, लेकिन भाषा सीखने के संदर्भ में या पृष्ठभूमि के संदर्भ में इसका क्या तुक बनेगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। अब देखो, जब भाषा अर्जित करनी होती है ना, तो भाषा अर्जन हमेशा समृद्ध भाषी परिवेश में ही होता है। इसलिए उन्होंने बोला है कि एक अच्छे भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि आप भाषा को अच्छे से अर्जित कर सको सहज स्थिति में। उसको आपको रटना ना पड़े, ठीक है, उसके नियमों को आपको समझना ना पड़े और आप नॉर्मल उसको सीख पाओ। तो उसके बाद है प्रश्न नंबर 126, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग क्या है या किसकी ओर संकेत करता है। तो नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में सावधानी, भाषा की समझ न होना या व्याकरणीय नियमों की जानकारी न होना। तो ये तो गलत है। नियमों की जानकारी तो है उसको, और भाषा की समझ नहीं, ऐसा भी नहीं, अगर समझ नहीं होती तो वो इतना भी नहीं बोल पाती। भाषा प्रयोग में सावधानी, असावधानी नहीं है। उसने क्या किया है, नियमों को अति सामान्यकरण कर दिया है कि उसने, मतलब होता है कि एक कोई नियम हो गया कि आपको ये शब्द यहाँ पे लगाना है और आप उस नियम को बार बार जहाँ पे भी आप यूज करें उस नियम को अप्लाई कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी नियम का सामान्यकरण कर देते हैं, उसको हर जगह यूज करने लग जाते हैं। तो इसलिए उसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 127, लिखित कार्य की जाँच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होगा। बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं ऐसा नहीं होता। गलतियाँ ढूंढने के लिए थोड़ी हम बच्चों से जांच करवाएंगे। बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। थर्ड है हमारे पास, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं या केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। तो मैंने बोला जहाँ पे केवल हो उसको हमें काउंट ही नहीं करना है, क्योंकि केवल वाले आंसर कभी भी सही नहीं होंगे। जहाँ पे ओनली आपको लिखा मिल जाए, वो चाहे हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, मैथ में हो, पेडागोजी में हो, ईवीएस में हो, केवल वालों को आपको अवॉइड करना है। उसके बाद है बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढने के लिए थोड़ी हम बच्चों को लिखित कार्य की जांच करने के लिए कहते हैं या उनकी सहायता लेते हैं। और बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित हो, ये सही है, लेकिन उतना सही नहीं है। सबसे सही है कि बच्चे दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है उनको, और दूसरा कि उनकी अवलोकन जो क्षमता है उसके विकास का भी अवसर मिलता है, यानी कि उसका विकास होता है। वो दूसरों की नोटबुक्स को पढ़ेंगे, जांचेंगे, तो उनको पता चलेगा कि वो भी कहाँ गलतियाँ करते हैं, या फिर वो समझेंगे कि बच्चे कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी अवलोकन क्षमता का विकास होता है। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 128, सुलेखा ने पाठों को पढ़ते हुए या पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उसने किस ओर संकेत करता है कि एक बच्चे ने जीवन को जिंदगी पढ़ लिया। उसने केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, ऐसा तो नहीं है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, ध्यान से ही पढ़ा है उसने, नहीं तो जीवन को जिंदगी नहीं पढ़ती। वह अक्सर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, या फिर उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, तो ये भी गलत है। अगर उसने जीवन को जिंदगी पढ़ा है तो मीन्स वो जानती है कि जीवन को जिंदगी भी बोला जाता है, इसलिए वह अक्षर पहचान की बजाय किस चीज़ को, अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 129, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। कि आप पाठ पढ़े और आपने बच्चों से प्रश्न बनवाए कि इसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो क्या होगा उनको। अभी हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन हम बेस्ट ऑप्शन देखें। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। सिर्फ प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, इसलिए थोड़ी प्रश्न बनाएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलेगा कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। जब आप किसी चीज़ को समझोगे तभी तो उसमें से प्रश्न बना पाओगे ना, कि इसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए।
इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 130। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, या वो क्यों होती हैं, या उसके बारे में क्या सही है वो हमें पढ़ना है। उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, सही है, दूर तो किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, ये भी सही है। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं, या उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। कठोरता से नहीं लेंगे, बच्चे अगर सीख रहे हैं तो त्रुटियां होना स्वाभाविक ही होती हैं। कोई भी एक बार में बिल्कुल सही चीज़ों को नहीं कर सकता, इवन बड़े भी नहीं कर सकते। मीन्स हम जब भी कोई चीज़ सीखते हैं, वो भाषा हो या कोई काम करना हो, तो हम उसमें गलतियां करते ही हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो सीखने की प्रक्रिया का एक नेचुरल हिस्सा है और वो समय के साथ दूर होने लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है प्रश्न 131। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ने में लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। पढ़ने का मतलब होता है कि अर्थ ग्रहण करना। तो बिना सारे आंसर देखे हम डायरेक्ट आंसर को ही टिक कर देते हैं। संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना मीन्स आप किस चीज़ के संदर्भ में क्या पढ़ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके अर्थ को ग्रहण करना, यही हमारे पढ़ने का मेन मोटिव होता है कि हमें समझ में आए कि इनके अर्थ क्या हैं और इसके संबंध में क्या कहा गया है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 132। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो जहाँ पे नहीं है उसको ध्यान से पढ़ें कि कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, क्या उचित नहीं है। उसके बाद है, ये तो नहीं होगा। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, ये भी नहीं होगा कि आवश्यकता में उचित नहीं है। फिर सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, या फिर सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। तो भाषा सुनने का परिवेश तो मिलता है जब कहानी का कथन होता है, लेकिन उसने पूछा है कि उचित नहीं है, तो वो ये होगा सी कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबकी एबिलिटी अलग अलग होती हैं और सबकी कल्पना शक्ति भी अलग अलग होती है, तो उनका जो डेवलपमेंट होगा वो भी अलग अलग होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 133। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। तो किसने कहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की इनएट एबिलिटी होती है। तो इसमें बुक में जीन पियाजे दे रखा है, पर आई एम डैम श्योर ये नॉम चॉम्स्की का है, क्योंकि उन्होंने ही बच्चों में इनएट एबिलिटी की बात की है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इसका आंसर रहेगा बी, नॉम चॉम्स्की। इसके बाद है प्रश्न नंबर 134। सवलिन विकार यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर क्या होता है। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा मतलब सोशल नहीं हो पाता और दूसरे लोगों के सामने कम्युनिकेट नहीं कर पाता। आपने देखा होगा पहले कुछ टाइम पहले GTV पे एक अंतरा करके सीरियल आता था, उसमें वो एक लड़की थी जिसका नाम था अंतरा। वो क्या अपने घर में तो खुश रहती थी, लेकिन वो लोगों के साथ सोशल नहीं हो पाती थी, दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। तो इसमें सारे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक यही इसका सही आंसर है कि सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेक्षण में कठिनाई का अनुभव होता है, यानी कि बच्चा जल्दी से सोशल नहीं हो पाता लोगों के साथ, ठीक है, और दूसरा कि वो उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता। इसके बाद है प्रश्न नंबर 135 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। यानी कि भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में बताया है कि कौन सी विधि है जो मातृभाषा को यानी कि जो हमारी मदर टंग होती है उसको मध्यस्थ नहीं करना होता उसमें और सीखने पे बल देती है। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करके नहीं बताते हैं। जैसे आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो वो सारे वर्ड्स इंग्लिश में ही बोलेंगे, उसमें ये नहीं कि आपको इंग्लिश की हिंदी करके बताई जाएगी, नहीं, उसमें हम मध्यस्थ नहीं करते, ना ही उसको इंग्लिश को हम अपनी मातृभाषा में जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसमें उसका मीनिंग बताने बैठेंगे। उसमें आपको डायरेक्ट वैसे ही उसका इंग्लिश में ही मीनिंग समझना होगा। तो अनुवाद विधि नहीं होगी क्योंकि इसमें तो ट्रांसलेट हो ही गया। व्याकरण यानी कि ग्रामर और ट्रांसलेशन विधि ये भी नहीं होगी। द्विभाषी यानी कि
ड्यूल लैंग्वेज ये भी नहीं होगी, बाईलैंग्वेज वाला भी मेथड नहीं होगा। इसमें होगा आपका डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष विधि। मीन्स आपको उसी भाषा को, टारगेट भाषा को ही सीखना होगा, उसी में कम्युनिकेशन करना होगा। तो ये भाषा शिक्षण की विधि है जिसमें हम प्रत्यक्ष विधि दूसरी भाषा को मध्यस्थ करने नहीं देते हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।